नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे भौतिक प्रदेशों को लेकर के। हम जो चर्चा कर रहे थे, इससे पहले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो है उसको दो भागों में बांटा गया था। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है मरुस्थलीय प्रदेशों को दो भागों में डिवाइड करती है। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है ना। तो अब हमने इससे पहले वाली क्लास में चर्चा की थी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश की। तो देखिए, क्रम वाइज आपको कंप्लीटली क्लासें पढ़ाई जा रही हैं। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। और सीधी सी बात यह है कि आपको ये जो कंप्लीटली ई बुक इसकी मिलेगी ज्योग्राफी की, लेटेस्ट 50 जिलों के अनुसार, ये आपको हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर डाल दी जाएगी। ठीक है ना। आप वहाँ से अपना कंटेंट तैयार करवा सकते हैं। तो देखिएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। इस मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर के, जैसे हमारा ये वाला नक्शा हुआ राजस्थान का, ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और ये वाली हमारी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रदेश है हमारा, ये वाला, ये है हमारा शुष्क, और ये जो बीच वाला प्रदेश है ये हमारा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है भाई। तो इस प्रदेश का लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। यह प्रदेश शुष्क व उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के मध्य का प्रदेश कहलाता है, इसलिए इसे परिवर्ती या संक्रमणीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? संक्रमणीय जलवायु प्रदेश। 25 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य में। इसका मतलब अरावली के से लेकर के शुष्क मरुस्थल के बीच का जो भाग है वो कहलाएगा हमारा अर्ध शुष्क या फिर संक्रमणीय जलवायु प्रदेश। ठीक है भाई। अब देखिएगा, ये जो हमारा प्रदेश है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भाग हैं इसके, जिसमें पढ़ेंगे हम एक घग्गर का मैदान, दूसरा पढ़ेंगे शेखावाटी का प्रदेश, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, और चौथा पढ़ने हैं वाले हैं लूणी बेसिन क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र आते हैं किसके अंदर? अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आते हैं। आप लोग चारों को ठीक से पढ़ेंगे और अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन आप लोग दबा लेंगे तो। अब हम पढ़ते हैं, पहला हमारा प्रदेश आता है इसमें घग्गर का मैदान। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो घग्गर का जो मैदान है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये कौन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है? ये इसमें हमारे 3 ज़िले आते हैं। पहला है गंगानगर, दूसरा है अनूपगढ़, और तीसरा ज़िला है हनुमानगढ़। ये 3 ज़िलों में घग्गर का मैदान है और घग्गर नदी का ये मैदान कहलाता है। साथियों, घग्गर क्या है? एक नदी है, और यही घग्गर नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो घग्गर का मैदान कहलाता है। घग्गर नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर। और ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। आपको उद्गम इसका याद रखना है कि जब आपको हम नदियाँ पढ़ाएंगे राजस्थान की, तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा कि घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और यह आंतरिक प्रवाह की नदी है और सबसे लंबी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। घग्गर नदी का राजस्थान में क्षेत्र जो है वो घग्गर बेसिन कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद रखने हैं कि घग्गर बेसिन क्षेत्र का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है? यौध्य प्रदेश कहलाता है। क्या है? यौध्य प्रदेश घग्गर बेसिन क्षेत्र का प्राचीन नाम है। घग्गर नदी का अगर आपसे पूछा जाए कि हनुमानगढ़ में जो बहती है घग्गर नदी, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बहाव किस नाम से जाना जाता है? नाली कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बहाव नाली कहलाता है। और पाकिस्तान में इसी घग्गर नदी का नाम क्या है? हकरा है। भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि घग्गर नदी का पाकिस्तान में क्या नाम है? हकरा। क्या बोलेंगे? हकरा।
याद आ गया। घग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। घग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान पाट कहलाता है और यह पाट हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। मैं किसी भी क्लास में ध्यान रखना, आपको टू द पॉइंट बात करूंगा और आप लोग एक एक चीज़ को गौर से देखते जाएंगे और अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे। किसी भी क्लास में किसी भी तरह की कोई भी डाउट आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अब हम आते हैं सेम समस्या। सेम समस्या आपने सुनी होगी कई बार। तो सेम समस्या होती क्या है? यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण भूमि जो होती है वो दलदली पाई जाती है। यहाँ पर सेम समस्या क्यों है कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिन क्षेत्रों में चलाई जा रही है वहाँ की भूमि क्या है? नम भूमि है, दलदली क्षेत्र पाया जाता है। और इसी दलदली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस दलदली क्षेत्र को कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? वहाँ पर सफ़ेदा के पौधे लगाए जाते हैं, जिनको हम यूकेलिप्टस कहते हैं। और यूकेलिप्टस का जो पौधा है साथियों, वो पर्यावरण का प्रदूषक भी कहलाता है। इसलिए इस यूकेलिप्टस के पौधे को उगाना वहाँ पर बंद कर दिया। अब देखिए इसको सेम समस्या नाम क्यों दिया गया? ठीक है, कि भाई दलदली वहाँ भूमि तो ऑलरेडी पहले से ही थी। ठीक है, अब यूकेलिप्टस का जब पौधा लगाया गया तो वहाँ की भूमि और ज़्यादा दलदली हो गई। इसका मतलब पहले से ही हम एक समस्या से जूझ रहे थे, अब दूसरी समस्या हो गई क्या? यूकेलिप्टस। और ये यूकेलिप्टस हमारा पर्यावरण का प्रदूषक भी बनता गया, तो दो समस्या खड़ी हो गई, इसीलिए इसको सेम समस्या नाम दिया गया। तो अब इस यूकेलिप्टस पौधे की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? इस सेम समस्या के उपचार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाने लगा है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले यूकेलिप्टस पौधा यूज किया जाता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर जिप्सम का उपयोग किया जाता है सेम समस्या को समाधान करने के लिए, उपचार करने के लिए। आपसे पूछा जाए कि सेम समस्या के लिए चर्चित गांव कौन सा है? चर्चित गांव कौन सा है? प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो ये आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पांडनपोल या पांडुपोल, कुछ भी कह लो आप। पांडुपोल गांव है जो हनुमानगढ़ जिले में आता है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए, अब हमारा इसमें आता है दूसरा प्रदेश। कौन सा है? शेखावाटी। कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश। पहला कौन सा पढ़ा हमने अर्धशुष्क में? घग्गर का मैदान। दूसरा क्या पढ़ेंगे? शेखावाटी। चलिए बात करते हैं। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत सीकर जिला, नीमका थाना, चोरू, झुंझुनू, डीडवाना कुचामन, ठीक है, डीडवाना कुचामन का कुछ भाग आता है। तो ये ज़िले जो हैं वो शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। शेखावाटी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी बहती है शेखावाटी प्रदेश में, जो शेखावाटी प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी है। ठीक है ना, और इसी वजह से इसको शेखावाटी कहा जाता है। कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है साथियों, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत तोरावटी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावाटी में क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। तोरावटी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी की स्थापना किसने की थी? शेखा ने की थी, इसी वजह से इसको शेखावाटी नाम दिया गया। शेखावाटी जो प्रदेश है साथियों, इसमें ज़्यादातर चूने की परतें पाई जाती हैं, जो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडी रहती है। इस कारण से चूरू ज़िला में सर्दियों में न्यूनतम तापमान और गर्मियों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला भैया? याद रखना आप लोग, दैनिक तापांतर वाला ज़िला कौन सा है? चूरू है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? चूने की परतें पाई जाती हैं। तो दिन के समय गर्मियों में दिन गर्म रहता है और रात्रि के समय तापमान कम रहता है, तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से चूरू जिला जो है वो दैनिक तापांतर वाला जिला है। ठीक है भाई। अतः चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला कौन सा है? वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। दैनिक तापांतर वाला जिला तो साथियों जैसलमेर है। ध्यान रखना आप लोग, जैसलमेर क्या है? दैनिक तापांतर वाला जिला है। और अगर पूछा जाए वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। गर्मियों में अधिक गर्मी,
सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है। इस प्रदेश को राजस्थान का बागर प्रदेश भी कहते हैं। किसको कहते हैं? शेखावाटी जो प्रदेश है इसको बागर प्रदेश भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ कि शेखावाटी प्रदेश में किन चीज़ों को क्या क्या नामों से जाना जाता है। तो देखेंगे आप लोग, सर या सरोवर, सर या सरोवर किसे कहते हैं शेखावाटी में? इस शेखावाटी प्रदेश में बालू का स्तूपों में पानी एकत्र हो जाता है, जिससे बनने वाले जो तालाब हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर कहते हैं भाई। क्या बोलेंगे इनको? सर कहेंगे। अगला है हमारा जोहड़। जोहड़ किसे कहते हैं? देखिए शेखावाटी में पाए जाने वाले कच्चे जो कुएं हैं उनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। और ध्यान रखना साथियों, जोहड़ जो है, जोहड़ का गहरा भाग क्या कहलाता है? चोभ कहलाता है। ठीक है ना? तो कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेरा कहेंगे। या दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जोहड़ कहलाते हैं कच्चे कुएं शेखावाटी में, और जयपुर के आसपास कच्चे कुएं कहलाते हैं बेरा। अब देखिए नाड़ा किसे कहेंगे? शेखावाटी में पाए जाने वाले जो पक्के कुएं होते हैं उन पक्के कुओं को हम क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीड़। देखिए बीड़ क्या है? शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले घास के जो मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं? घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अगर घास के मैदान जयपुर के आसपास के हैं तो उनको हम कहेंगे बीड़ा। दोनों में अंतर याद रखना। जयपुर के आसपास घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़ा कहलाते हैं। और शेखावाटी में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। दोनों में आपको स्टार लगा लेना है, कन्फ्यूजन नहीं होना मेरे भैया। ठीक है भाई। चलिए तीसरा इसमें आता है हमारा नागौरी उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि, तो देखिए इसमें नागौर जिला आता है, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और बीकानेर जिला। ये हमारे 4 जिले आते हैं किसमें? नागौर उच्च भूमि में। यह प्रदेश नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रदेश? नागौर उच्च भूमि नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रदेश में हरी मेथी भी पाई जाती है। हरी मेथी पाई जाती है भाई इसमें, जो अपनी खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस प्रदेश में किसमें? नागौरी प्रदेश के अंतर्गत हरे कबूतर भी देखने को मिलते हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं, हरे कबूतर साथियों हमारे सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में भी पाए जाते हैं। तो हरे कबूतर 2 जगह आपको याद रखना है, एक तो है हमारे नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं, और हरे कबूतर हमारे सरिस्का अलवर में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है कुबड़ पट्टी, जिसको हम बाका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। ये बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्या है? तो साथियों एक फ्लोराइड की जमाव की एक पट्टी पाई जाती है। फ्लोराइड की एक क्या है? परत है, जो कहाँ से कहाँ तक है? नागौर से और अजमेर के मध्य में एक फ्लोराइड का जमाव पाया जाता है, जिसे हम कुबड़ पट्टी कहते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी के पीने से हमारे रोग कौन सा होता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ध्यान रखना इसको आप। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, क्योंकि फ्लोराइड की क्या पहचान? दांत पीले हड्डी जाम। आप लोगों ने सुना होगा इस स्टेटमेंट को। फ्लोराइड की क्या पहचान? दांत पीले हड्डी जाम। तो रोग कौन सा होता है? इससे फ्लोरोसिस होता है। और ये कुबड़ पट्टी पाई जाती है फ्लोराइड की कहाँ पर? नागौर से लेकर के अजमेर के मध्य में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। दूसरी पट्टी है इसके अंदर हार्डपन। कौन सी है? हार्डपन की पट्टी। इसमें क्या है? ये नागौर से लेकर के बीकानेर के मध्य में, जिसमें क्या पाया जाता है? जिप्सम का जमाव पाया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? हार्डपन कहेंगे। अब दोनों में अंतर याद रखना। नागौर से बीकानेर के मध्य में जिप्सम की पट्टी है, जिसको कहेंगे हम हार्डपन, और नागौर से अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड की पट्टी पाई जाती है उसको बोलेंगे हम कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे मकराना श्रेणी। ये मकराना श्रेणी साथियों सफ़ेद संगमरमर या मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है मांगलोद श्रेणी, ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना होगा जिप्सम के भंडार गोठ मांगलोद नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। और तीसरी है जायल श्रेणी, ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा भी आ चुका है ऑलरेडी, मुझे ध्यान नहीं इतना, लेकिन पूछा गया है। चौथा जो हमारा क्षेत्र है वो है लूनी बेसिन क्षेत्र। लूनी बेसिन क्षेत्र को एक नाम याद रखना आप लोग, इसको गौड़वाड़ा
क्या बोलते हैं इसको, गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किसको, लूनी बेसिन क्षेत्र को। और इस प्रदेश में लूनी नदी बहती है और इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, लूनी बेसिन क्षेत्र, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है ये। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो अब देखिए लूनी नदी किन किन जिलों से गुजरती है। नागौर, पाली, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालौर जिलों में, इन जिलों में होकर के बहती है। वहीं पर ये लूनी बेसिन क्षेत्र है। जालौर में ग्रेनाइट तथा मालानी रायोलाइट की पहाड़ियाँ भी कैसी हैं, गुंबदाकार रूप में पाई जाती है। कहाँ पर, जालौर में। जालौर में ग्रेनाइट पट्टी है और मालानी रायोलाइट की जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, गुंबदाकार आकृति की है। अब आपको मैं इसी लूनी बेसिन क्षेत्र से आपको 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग याद रखना, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार। सबसे पहले आपको याद रखना है नाकोड़ा पर्वत, ये कहाँ पर है, पहले बाड़मेर में आता था, वर्तमान में कहाँ पर है, बालोतरा में। नाकोड़ा पर्वत कई बार पूछा गया। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में स्थित है और इस नाकोड़ा को साथियों मेवा नगर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेवा नगर भी बोलते हैं। और यह जैनियों का धार्मिक स्थल है। नाकोड़ा पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, भैरव मंदिर, ध्यान रखना आप लोग। इसी प्रदेश में बालोतरा जिले में पीपलूद गांव है। किसमें, लूनी बेसिन जो क्षेत्र है उसमें एक गांव है साथियों, पीपलूद गांव। किसमें, बालोतरा जिले में आता है। और इस पीपलूद गांव को हम क्या बोलेंगे साथियों, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि माउंट आबू जो है हमारे राजस्थान का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो मारवाड़ की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, वो पीपलूद गांव के अंदर होती है। और पीपलूद गांव के अंतर्गत ही क्या है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। आप लोग मंदिरों में इसकी चर्चा करेंगे, कई बार पूछा भी गया ये। हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, पीपलूद गांव बालोतरा के अंदर। और पीपलूद गांव मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बात करें कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, इसी गाँव में होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। एक बार क्लास को लाइक कर दी सभी। आपसे पूछा जाए, चिड़िया टूक पहाड़ी भी इसी क्षेत्र में आती है और इसी चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है, जोधपुर जिले के अंदर। 56 की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में आएंगी। और पूछा जाए कहाँ पर है 56 की पहाड़ियाँ, तो ये बालोतरा जिले में है, मोकलसर से लेकर के सिवाना तक। ठीक है, मोकलसर से लेकर के सिवाना बाड़मेर तक ये 56 की पहाड़ियाँ फैली हुई है और ये बालोतरा जिले के अंतर्गत आती है वर्तमान में। अब आपसे पूछा जाए कि 56 का पर्वत कहाँ पर है, तो 56 का पर्वत साथियों बाड़मेर जिले में आता है। और नोट याद रखना है, अगर पूछा जाए 56 का मैदान, तो साथियों 56 का मैदान तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। दोनों में अंतर समझना, 56 का पर्वत बाड़मेर में है और 56 का मैदान पूछा जाए तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। सांचौर बेसिन क्षेत्र देखिए, सांचौर बेसिन क्षेत्र सांचौर जिले के अंतर्गत आता है। और आप सभी लोग जानते हो कि सांचौर को हम राजस्थान का क्या कहेंगे, पंजाब भी कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जसवंतपुरा की पहाड़ियां अगर पूछी जाए तो किस जिले में है, जालौर के अंदर है। कहाँ पर है, जालौर के अंदर। और इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक डोरा पर्वत चोटी है। क्या बोलेंगे इसको, डोरा पर्वत चोटी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना आप लोग, डोरा पर्वत कहाँ पर है, जालौर में है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना भाई, ये 869 मीटर है। ये डोरा पर्वत अरावली के अंदर नहीं आती, ये लूनी बेसिन क्षेत्र में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जसवंतपुरा पहाड़ी के पश्चिम में रानीवाड़ा उच्च प्रदेश भी है और ये रानीवाड़ा सांचौर जिले में स्थित है, जो वृक्ष विहीन अनावृत प्रदेश भी है भाई। तो ये आपको याद रखना है, वृक्ष विहीन यानी बिना वृक्षों का अनावृत प्रदेश कौन सा है, रानीवाड़ा। किस जिले में है, सांचौर जिले में है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस क्लास में बात की, तो मैंने आपको 2 पार्टों में कराया है पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। पहला हमारा शुष्क मरुस्थल और दूसरा है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। तो ये 2 क्लासें हुई। तीसरी क्लास में हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। ये हमारा तीसरा प्रदेश है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, आप लोगों ने पढ़ा। पहला हमारा मरुस्थल, दूसरा हमारा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग
और चौथा हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम बात करेंगे अगली क्लास में अरावली पर्वतीय प्रदेश की। ये दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है, मुख्य भौतिक प्रदेश है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। रेगुलर आपको रात 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे आपको तैयार रहना है। देखो मेरे पास संसाधन तो नहीं है इतने, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना बेटर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कीप मी सपोर्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेरा वीडियोस लोगों तक शेयर करते रहिए, और मेरा जो ये नोट्स है ना, आप सभी दोस्तों तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है भाई, और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। उस पर मैं आपको क्यूज ज़रूर डालूंगा, और जल्दी ही मैं आपको एक खुशखबरी लेकर के आने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी, शानदार तरीके से, ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ जो आप पढ़ रहे हो। धन्यवाद साथियों।